हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। पिछले लेक्चर हम लोग स्टडी किए थे 75 तक। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है प्रेरणिक प्रतिघात एवं घातीय प्रतिघात किसे कहते हैं या क्या समझते हैं। कहता है व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कहता है प्रेरणिक प्रतिघात और घातीय प्रतिघात से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी पहले कहता है प्रेरणिक प्रतिघात यानी प्रेरकत्व और घातीय प्रतिघात यानी कहने का मतलब धारिता यानी संधारित। तो कहता है वैसा ऐसी परिपथ, क्या कहता है वैसा ऐसी परिपथ जिसमें आपको प्रेरकत्व लगा हुआ रहता है। क्या कहता है वैसा ऐसी परिपथ जिसमें क्या लगा हुआ रहता है, प्रेरकत्व लगा हुआ रहता है। तो धारा प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है प्रेरणिक प्रतिघात। और जब कोई ऐसी परिपथ में संधारित्र लगा हुआ रहता है तो धारा प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है घातीय प्रतिघात कहा जाता है। कहता है कि जब किसी ऐसी परिपथ में प्रेरकत्व लगा हुआ रहेगा, प्रेरण लगा हुआ रहेगा, तो धारा प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रेरणिक प्रतिघात कहेंगे। और जब कोई ऐसी परिपथ में संधारित्र लगा हुआ रहेगा तो धारा प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न होगा उसको क्या कहा जाएगा, घातीय प्रतिघात कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब नाम से डिफिनेशन है और दोनों बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन मोस्ट वीआई क्वेश्चन आपका है। एक प्रकार के प्रतिरोध जैसा है, तो इसका यूनिट भी आपको क्या होगा, ओम। ठीक है, तो वहां पर बस कह रहे थे प्रतिरोध लगा हुआ रहता था तो धारा प्रवाहित होने में रुकावट उत्पन्न होता था तो प्रतिरोध कहलाता था। अब यहाँ पर आपको संधारित्र द्वारा कोई भी डिवाइस जब एसी सर्किट में लगाओगे तो धारा प्रवाहित होने में रुकावट उत्पन्न होगा। तो क्या कह रहा है, प्रेरणिक प्रतिघात जब किसी ऐसी परिपथ में प्रेरकत्व द्वारा धारा प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। कहता है प्रेरणिक प्रतिघात जब किसी ऐसी परिपथ में प्रेरकत्व द्वारा धारा प्रवाहित होने में रुकावट उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस द पोजीशन ऑफर्ड बाय प्योरली इंडक्टिव सर्किट इन ए फ्लो ऑफ एसी सर्किट। कहता है द पोजीशन ऑफर्ड बाय ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट इन द फ्लो ऑफ एसी इज नोन एज क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज नोटेड बाय एक्सएल। एक्सएल बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा एल होता है। अब कहता है घातीय प्रतिघात की जब किसी ऐसी परिपथ में संधारित्र द्वारा धारा प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न होता है उससे घातीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सी से सूचित किया जाता है, एक्सी बराबर 1/ओमेगा-सी। यानी कहता है द पोजीशन ऑफर्ड बाय प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इन द फ्लो ऑफ एसी इज नोन एज, आपको क्या कहता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। यानी जब किसी ऐसी परिपथ में प्रेरकत्व द्वारा धारा प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न होगा प्रेरणिक प्रतिघात कहेंगे। और जब किसी ऐसी परिपथ में संधारित्र द्वारा धारा प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे घातीय प्रतिघात। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है एलआर परिपथ में प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त करा। कह रहा है एलआर परिपथ में प्रतिबाधा के लिए व्यंजक। एल कहता है आपको प्रेरकत्व, आर मतलब प्रतिरोध। ठीक है, कहता है वैसा ऐसी परिपथ जिसमें आपको प्रेरकत्व व प्रतिरोध दोनों लगा हुआ रहता है उसको हम लोग एलआर परिपथ कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसके बारे में लिखें कैसे। माना कि प्रेरकत्व का प्रेरकत्व एल एवं प्रतिरोधों का प्रतिरोध आर है और यह श्रेणी क्रम में संयोजित है। कहता है माना कि प्रेरकत्व का प्रेरकत्व एल, प्रतिरोधों का प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में संयोजित है। यानी कहता है लेट अस कंसीडर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कहता है माना कि प्रेरकत्व का प्रेरकत्व एल, प्रतिरोधों का प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो सिरों के बीच का विभवांतर, यानी पहले हम लोग प्रेरकत्व के बीच का विभवांतर तो V बराबर आई आर होता है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पर VL प्रेरकत्व के लिए कह रहा है तो VL I, प्रतिरोध के काम इसमें कौन कर रहा है, एक्स। प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर V बराबर क्या होता है, आई आर। तो VR प्रतिरोध के बीच का विभवांतर कह रहा है तो V बराबर आई आर।
अब देखिए तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी ओ में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज मैंने पहले चला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के काम क्या कर रहा है, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए तो कर्ण का वैल्यू ई है तो ई स्क्वायर, ए बी का वैल्यू वी एल है तो वी एल का स्क्वायर, ओ बी का वैल्यू वी आर है तो वी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर वी एल का वैल्यू आई एक्सएल रख दिए, वी आर का वैल्यू आई आर रख दिया, स्क्वायर किए तो आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर आई स्क्वायर और आर स्क्वायर। यह स्क्वायर दोनों मिल रहा है तो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब यह स्क्वायर को दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड में ई बटा आई, यानी विद्युत वाहक बल एवं विद्युत धारा का अनुपात को क्या कहा जाता है, जेड, प्रतिबाधा कहा जाता है। जेड बराबर ई बटा क्या होता है, आपको आई होता है। जैसे ही यानी आपको ये भी प्रतिबाधा के लिए सूत्र हो गया, जेड बराबर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल रख दिया तो ओमेगा का स्क्वायर भी और एल का स्क्वायर, यानी जेड का वैल्यू प्रतिबाधा के लिए सूत्र निकल गया, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है सीआर परिपथ में प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मैंने अभी एलआर परिपथ बताया, अब कहता है सीआर परिपथ, यानी कहने का मतलब सी, कहने का मतलब संधारित्र, आर मतलब रेजिस्टेंस। कहता है वैसा ऐसी परिपथ जिसमें आपको क्या लगा हुआ रहेगा, संधारित्र भी लगा हुआ रहेगा और प्रतिरोध दोनों लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीआर परिपथ। कहता है सीआर परिपथ में प्रतिबाधा कर रहा है, क्या निकालना है, प्रतिबाधा। तो बहुत से बच्चे जानते हैं कि प्रतिबाधा किसको कहते हैं, तो कहता है कि जब कोई ऐसी परिपथ में धारा परिवाहित की जाती है तो जो रुकावट उत्पन्न होता है, कोई भी पदार्थ द्वारा, कोई भी पार्टिकल द्वारा रुकावट उत्पन्न होता है तो वह प्रतिबाधा कहलाता है, एक प्रकार के प्रतिरोध के जैसा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है तो कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में, तो माना कि संधारित्रों का संधारित्र सी एवं प्रतिरोधों का प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में संयोजित है। कहता है माना कि संधारित्रों का संधारित्र सी, प्रतिरोधों का प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इसके बीच का विभवांतर क्या होगा, संधारित्रों के बीच का विभवांतर V बराबर आई आर होता है, तो वी सी बराबर आई एक्स सी, प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर वी आर बराबर आई आर। समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी ओ में, किसमें, ए बी ओ में। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के काम ए स्क्वायर, लंब के काम देखिए वी सी, तो वी सी का स्क्वायर, आधार, आधार का वैल्यू वी आर, वी बराबर आई आर, आई एक्स सी वैल्यू है, आई आर वैल्यू है, मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, आई का स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों मिल रहा है, आई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, स्क्वायर को लेकर जाएंगे दूसरी तरफ तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, गुना कर रहा है, डिवाइड करेगा। अब देखिए तो ई बट आई का वैल्यू मैंने बताया जेड, जेड यानी पर जेड है से प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा जेड बराबर एक्स सी प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स सी का वैल्यू 1/ω/c होता है आर स्क्वायर, इसी को सजा के जब मैंने लिख दिया तो फॉर्मूला निकला जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस 1/ω का स्क्वायर और सी स्क्वायर। यही प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला निकल गया, किसके लिए, तो सी आर परिपथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, यानी पावर फैक्टर किसको कहा जाता है। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि एलसीआर परिपथ में आपका जो ट्रू पावर होगा, ठीक है, यानी सत्य पावर होगा, और एपेरेंट पावर यानी कहने का मतलब आभासी शक्ति होगा। कहता है कि जब किसी एलसीआर परिपथ में आपका कौन सा दो शक्ति होगी, एक आभासी शक्ति होगी, एक सत्य शक्ति होगी। तो वही कहता है कि सत्य शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो पावर फैक्टर कहा जाता है। कहता है एलसीआर परिपथ में सत्य शक्ति यानी ट्रू पावर तथा आभासी शक्ति एपेरेंट पावर के अनुपात को क्या कहा जाता है, शक्ति गुणांक कहा जाता है, जिसे cos फाई से सूचित किया जाता है। कहता है एलसीआर परिपथ में
किसकी बात किया जा रहा है? LCR परिपथ में आपको सत्य शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है? शक्ति गुणांक कहा जाता है। वही कहता है कि द रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड एपेरेंट पावर कंज्यूम्ड इन LCR सर्किट, कहता है कि आपको LCR परिपथ में सत्य पावर और क्या होगा आपको असत्य पावर, ठीक है, या आभासी पावर जो खपत होगी, कंज्यूम्ड होगी, वह क्या कहलाएगा? शक्ति गुणांक कहलाएगा। cos फाइव R/Z ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद कहता है ट्रांसफार्मर क्या है। तो कहता है जो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, हाई वोल्टेज को लो में और लो को हाई में कन्वर्ट करता है, वह ट्रांसफार्मर कहता है। यानी कहने का मतलब जो वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है वह ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? व्हाट इज ट्रांसफार्मर? वैसा विद्युतीय यंत्र जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज नोन एज ट्रांसफार्मर। वैसा विद्युतीय यंत्र जो वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है पर ट्रांसफार्मर के क्रोड परतदार क्यों किया जाता है, क्यों बनाया जाता है? कहता है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को लिमिनेट क्यों किया जाता है। तो कहता है ट्रांसफार्मर के क्रोड को फ्लक्स में परिवर्तन के कारण बंपर धाराएं उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है, क्षय होता है, लॉस होता है, जिससे लौह क्षय का हो जाता है। लौह क्षय को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किया जाता है। कहता है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों किया जाता है। तो कहता है ट्रांसफार्मर के क्रोड में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण बंपर धाराएं उत्पन्न होती है। कहता है कि क्या होता है कि जब हम लोग कम लिमिनेट करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होती है ट्रांसफार्मर में, और जब ट्रांसफार्मर में ईडी करंट प्रोड्यूस होती है तो उसमें लॉस होती है, उसमें हानि होती है, ठीक है, जिसको लौह क्षय कहा जाता है। इसलिए इसके क्रोड को परतदार किया जाता है। वही आपको कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड में फ्लक्स के परिवर्तन कारण बंपर धारा प्रेरित होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, विद्युत ऊर्जा का हानि होता है, जिसे लौह क्षय कहते हैं। जिसे कम करने के लिए यानी लौह क्षय को कम करने के लिए क्रोड को परतदार किया जाता है। यानी परत वही परत देखे होंगे ट्रांसफार्मर में बहुत सा परत वही परत चढ़ाया जाता है। तो पूछेगा क्यों किया जाता है? लौह क्षय से बचाने के लिए। जब लौह क्षय होगा यानी कहने का मतलब लौह क्षय कब होती है? जब बंपर धाराएं जो होती है, ईडी करंट जो होती है से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। वही कहता है ईडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द आयरन कोर ड्यू टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू the core due to flow eddy current in the iron core. Same electric energy is lost in the form of heat which can be minimized by using laminated iron core। कहता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसको परतदार करते हैं तो इसमें ऊर्जा का ह्रास जो होता है से बहुत कम होता है। उसको कम करने के लिए यानी लॉस को कम करने के लिए, आयरन लॉस को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कम करने के लिए, ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है? ट्रांसफार्मर को परतदार किया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे कि परत वही परत चढ़ाया हुआ था। क्यों? आप एकदम एक लाइन में समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर को परतदार इसलिए किया जाता है कि इसमें आयरन लॉस जो है, लौह क्षय कम हो, इसलिए ट्रांसफार्मर को परतदार किया जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है विद्युतीय अनुनाद किसे कहते हैं? अनुनाद इलेक्ट्रिक रेसोनेंस, आखिरकार रेसोनेंस जो होती है से किसको कहते हैं? डायरेक्ट अनुनाद भी कह देता है कि अनुनाद हम लोग किसको कहते हैं? विद्युतीय अनुनाद इलेक्ट्रिकल रेसोनेंस किसको कहते हैं? तो कहता है जब किसी LCR परिपथ में अधिकतम आयाम उत्पन्न होती है। कहता है कि जब कोई एसी परिपथ में अधिकतम आयाम उत्पन्न होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब उत्पन्न होगी, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। कहता है कि जब किसी एसी परिपथ में आपको क्या उत्पन्न होती है? तो अधिकतम अनुनाद, यानी कहने का मतलब कि अधिकतम क्या उत्पन्न होगी मेरे प्यारे बच्चे? तो कहता है कि अधिकतम धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, अधिकतम आयाम उत्पन्न होगी, जिसको अनुनाद कहा जाता है। कह रहा है कि जब किसी LCR परिपथ में अधिकतम आयाम उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहा जाता है? विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। वही कहता है द फिनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग
ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड करंट इन द LCR सर्किट। कहता है कि जब किसी AC परिपथ में अधिकतम आयाम उत्पन्न होगी तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेसोनेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसोनेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि वाटहीन तथा वाटफुल करंट किसको कहते हैं। एक में जब पावर कंज्यूम जो होगी, विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति का व्यय अधिकतम होगा उसको वाटफुल कहेंगे, और जहाँ पर आपको शक्ति का व्यय विद्युत शक्ति का खपत जो होगा, हानि जो होगा, जीरो होगा, उसको वाटहीन कहा जाता है। वही कहता है वाटफुल धारा एवं वाटहीन धारा किसे कहते हैं। व्हाट इज वाटफुल एंड वाटलेस करंट। वाटफुल धारा जब किसी ऐसी परिपथ में विद्युत शक्ति का व्यय अधिकतम होता है, जब किसी ऐसी परिपथ में विद्युत शक्ति का व्यय अधिकतम होता है उसको हम लोग कहते हैं वाटफुल धारा। द कंपोनेंट ऑफ द करंट इन ड्यू टू इन विच पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज मैक्सिमम। कहता है जब किसी ऐसी परिपथ में ऐसी सर्किट में पावर कंज्यूम मैक्सिमम होगा उसको वाटफुल करंट, और जहाँ पर पावर कंज्यूम क्या होगा तो जीरो होगा, यानी विद्युत शक्ति का व्यय क्या होगा, शून्य होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वाटलेस करंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 84 चौक कुंडली किसे कहते हैं। व्हाट इज चौक कॉइल। कहता है वैसा विद्युतीय यंत्र जो करंट को कंट्रोल करता है, धारा को नियंत्रित करता है, उसको चौक कॉइल कहते हैं। ठीक है, कहता है वैसा यंत्र जो धारा को नियंत्रित करता है उसे चौक कुंडली कहते हैं। कहता है वैसा यंत्र जो धारा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, जिसको चौक कुंडली कहते हैं। द डिवाइस विच इज यूज टू कंट्रोल करंट। कहता है वैसा डिवाइस जो धारा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, जिसको चौक कॉइल यानी चौक कुंडली कहते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है कि LC दोलन किसे कहते हैं। व्हाट इज LC ऑसिलेशन। तो कहता है कि द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर एंड कैपेसिटर विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इंडक्टर विच स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। कहता है वैसा विद्युतीय दोलन जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। कहता है जिसमें एनर्जी होती है, एक्सचेंज होती है। किस किस के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होती है, कैपेसिटर और इंडक्टर में। तो कैपेसिटर में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है और आपका इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम लोग LC ऑसिलेशन कहते हैं। वही कहता है मेरे प्यारे बच्चे वैसा विद्युतीय दोलन जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और संधारित्र में विद्युतीय ऊर्जा जमा होगा, एकत्रित होगा, और प्रेरक में चुंबकीय ऊर्जा एकत्रित होगा, जिसको LC ऑसिलेशन कहते हैं। कहता है कि जो धारा को नियंत्रित करेगा, धारा को कंट्रोल करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग चौक कुंडली कहेंगे, चौक कॉइल कहेंगे, और जो एनर्जी को एक्सचेंज करेगा वह जो है LC ऑसिलेशन कहलाता है। तो इस वीडियो में बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 तक स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।